नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम हॉट टॉक में। हमेशा की तरह मैं और मेरे सहयोगी राजा शर्मा जी, जो हॉटलाइन के एडिटर इन चीफ हैं, हम दोनों मौजूद हैं आपसे आज करंट विषय पर बात करने के लिए। राजा भाई, स्वागत है आपका। सर, थैंक यू सर। नमस्कार। राजा भाई, एक तरह से देखें तो टीम हेमंत खंडेलवाल की घोषणा हो गई है, टीम सुमित मिश्रा की भी घोषणा हो गई है जी। दोनों ही टीमों की घोषणा हो गई है, तो आप इसको किस परिप्रेक्ष्य में देख रहे हो, किस रूप में देख रहे हो? देखिए, मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि ये जो दोनों टीमें बनी हैं, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की टीम और भारतीय जनता पार्टी इंदौर नगर की टीम, ये दोनों टीमों का बहुत लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था और मतलब सबकी नज़र लगी हुई थी कि कब टीम मध्य प्रदेश की घोषित होगी, कब टीम नगर इंदौर की घोषित होगी। अब देखिए, जैसे प्रदेश की टीम घोषित हुई, उसके 48 घंटे बाद भी नगर की टीम घोषित हो चुकी है। तो ये टीम घोषित होना तो एक चलिए प्रक्रिया का हिस्सा था। इनमें किन लोगों को स्थान मिला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सही कहा आपने जो कहा है, व्यक्ति विशेष या विधायक का या कैसा महत्व दिया गया है, ये जरूर बताइए। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इसमें किन किन लोगों को कितना कितना स्थान मिला है। जी। तो देखिए, मध्य प्रदेश की राजनीति में जब आप जानना चाहते हो तो मध्य प्रदेश की राजनीति में आप उन चेहरों को इग्नोर नहीं कर सकते जो मध्य प्रदेश की राजनीति में रिलेवेंट हैं और प्रासंगिक हैं। शिवराज सिंह चौहान है, नरेंद्र सिंह तोमर है, ज्योतिरादित्य सिंधिया है, फिर संगठन के लोग हैं, संघ के लोग हैं, फिर कैलाश विजयवर्गीय है, सुमित्रा महाजन है। इन लोगों के मतलब इनकी आइडियोलॉजी, इनकी व्यक्तिगत आइडेंटिटी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। जिन लोगों को ये लोग चाहते हैं उनमें से कितने लोगों को एकोमोडेट किया गया है, सवाल इस पे खड़ा होता है कि किन किन लोगों को इस लिस्ट में एकोमोडेट किया गया है। यदि अपन 25 लोगों का नाम देखते हैं प्रदेश की जो बॉडी है, तो उसमें मुझे लगता है कि सिंधिया के 2 लोगों को एडजस्ट किया गया है, शिवराज सिंह चौहान के 2 लोगों को 3 लोगों को एडजस्ट किया गया है, नरेंद्र सिंह तोमर के 2-3 लोगों को लिया गया है। और यदि आप इनकी बात करोगे, आप संगठन महामंत्री, उनका सबसे ज़्यादा इसमें जोर चला है। संघ और संगठन के जो लोग हैं, मुझे लगता है कि हितानंद शर्मा जी का सबसे ज़्यादा कार्ड चला है, तो हितानंद शर्मा जी का चला है। यदि मैं मतलब चेहरों के आधार पर गिनती करूँ और उनके ऊपर उंगली रखूँ, तो 12 से 14 नाम ऐसे हैं जिन पे ऐसा माना जाता है कि इन पे विशेष कृपा रही है हितानंद शर्मा जी की। उसमें संघ भी है, संगठन भी है और अन्य लोग भी हैं, लेकिन हितानंद शर्मा जी के मतलब फेस वैल्यू के आधार पे, जैसे फॉर एग्जांपल अपन बात करें कि इंदौर के गौरव की बात करें, तो गौरव रणदिवे का सबसे ज़्यादा वीटो इस्तेमाल किया तो हितानंद जी ने किया है। बिल्कुल सही। और डॉक्टर निशांत खरे की बात करें तो निशांत खरे के मामले में संघ प्लस शिवराज सिंह चौहान, ये दोनों बड़ा फैक्टर है। सांवेर के चेहरे की बात करें तो मोर और लेस देखा जाए तो उसमें एक तुलसी सिलावट का भी रिकमेंडेशन माना जाएगा। और इंदौर जिले का मामला है तो उसमें एक सांवेर से चेहरा लिया गया है। आप यदि ग्वालियर क्षेत्र की बात करें तो सिंधिया के 2 लोगों को स्थान दिया गया है। तो ऐसा मेरा मानना है, इसको एक इक्वेशनली बैलेंस करने की कोशिश की है हेमंत खंडेलवाल ने। जो छत्रप हैं, छत्रपों को नाराज़ न करते हुए सबको एकोमोडेट किया जाए और उनके लोगों को साथ लेके इस पूरी टीम हेमंत खंडेलवाल या टीम बीजेपी की बात कर रहे हैं, उसकी ताना बाना बुना गया है। इंदौर में कल टीम सुमित मिश्रा का भी ऐलान हुआ है और उसमें तमाम सारे लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो इसका अगर हम आकलन करने की बात करें तो किस रूप में देखते हैं इसको? देखिए, इस टीम को फौरी तौर पर नज़र पर देखो तो ऐसा लगता है कि 3 नंबर विधानसभा का सबसे ज़्यादा इसके अंदर चेहरे आए हैं, ऐसा मुझे लगता है। बाकी 2 जो विधानसभा, जितने भी विधानसभा में 1-1, 2-2 सबके नाम हैं ही, लेकिन 3 नंबर विधानसभा का इसमें मुझे सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस दिख रहा है इस पूरी लिस्ट के अंदर। तो मैं इसको इस नज़रिए से देखता हूँ कि 3 नंबर विधानसभा में, चूँकि नगर अध्यक्ष जी खुद 3 नंबर विधानसभा के रहने वाले हैं और आने वाले समय में उनकी विधानसभा चुनाव लड़ने की एक मंशा है, उस पर नज़र है, वो भी 3 नंबर से। हालांकि अभी गोलू शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, उनका टिकट कंटिन्यू होता है, कटता है, ये बहुत बाद का विषय है। इसमें अभी भी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म विजन लेके चलना पड़ता है। तो मुझे लगता है सुमित मिश्रा ने सबसे ज़्यादा 3 नंबर के लोगों को एडजस्ट किया है और 3 नंबर के लोगों को एडजस्ट करने में सबसे बड़ा कारण यही है कि उसको 3 नंबर विधानसभा में चुनाव लड़ने की उसकी मंशा है, इसलिए 3 नंबर विधानसभा के सबसे ज़्यादा लोग हैं। 2 नंबर विधानसभा में, चूँकि मैं पहले दिन से कहते आ रहा हूँ, लिखते आ रहा हूँ और बोलते आ रहा हूँ कि सुमित मिश्रा मतलब रमेश मेंदोला की खड़ाऊ। सुमित मिश्रा मेंदोला की खड़ाऊ को ही पूछते हैं और मेंदोला ने जिस पे उंगली रख दी उसको सुमित मिश्रा दाएं बाएं नहीं कर सकते हैं। सुमित मिश्रा को नगर अध्यक्ष बनाने में रमेश मेंदोला का वीटो पावर रहा है और उस वीटो के कारण ही सुमित मिश्रा बन पाए हैं। माना जा सकता है कैलाश विजयवर्गीय का वरदस्त रहा हो, आशीर्वाद रहा हो, लेकिन वीटो जो है रमेश जी का रहा है। तो रमेश जी की वीटो के कारण ये खड़ाऊ पूजन का दौर है। तो रमेश जी ने जिस पे उंगली रखी उसको नगर अध्यक्ष की जो बॉडी बनी है उसमें जगह मिली है।
देखिए राजा भाई ने सीधा सीधा असेसमेंट एक 4 लाइनों में करके बता दिया है कि कहाँ से शुरू हुआ है और क्यों दिया गया है स्थान और किस वजह से कार्यकारिणी या पदाधिकारियों को एडजस्ट किया गया। बहरहाल ये एक चर्चा का मुद्दा है, लंबी चर्चा इस पर हो सकती है, लेकिन राजा भाई पीढ़ी परिवर्तन का दौर शुरू हो गया है। जी। अगर हम भविष्य की भाजपा की बात करें तो लंबी फहरिस्त है और कुछ नाम प्रमुख भी है, लेकिन उसके पहले हम बात करें तो सुमित्रा महाजन से लेकर गोपी नेमा, सुदर्शन गुप्ता और भी कई नाम हैं जो आने वाले समय में चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो इन नेताओं का अब दौर खत्म हो गया है। पीढ़ी परिवर्तन का दौर, जैसा मैंने पहले कहा, एक बार फिर शुरू हो गया है। उस पीढ़ी परिवर्तन के दौर में तमाम सारे नाम हैं, चाहे वो महापौर पुष्यमती भार्गव हो, गोलू शुक्ला हो, या फिर एकलव्य सिंह गौड़ हो, गौरव रणदीवे हैं, सावंत सोनकर हैं, टीनू जैन हैं, ऐसे तमाम सारे नाम यहाँ पर मौजूद हैं। तो इस पीढ़ी परिवर्तन के दौर को किस रूप में देखते हैं और जो मैंने नाम लिए हैं आपसे, इनको आप क्या मानते हैं? नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही है, आज बहुत अच्छा पॉलिटिकल असेसमेंट है आपका कि अब इंदौर की राजनीति में पीढ़ी परिवर्तन का दौर शुरू हो चुका है और हम वो पिछले 2023 के चुनाव से भी इसके बीजारोपण देख पा रहे हैं कि, और ख़ास तौर से बात करें तो महापौर का जब टिकट हुआ वो एक अपने आप के अंदर एक पीढ़ी परिवर्तन का सबसे बड़ा इंडिकेटर के रूप में खड़ा हुआ है कि एकदम नया चेहरा, नया नाम, जो मतलब पॉलिटिकली एक्टिव नहीं थे, वो हाई कोर्ट में सेवाएं दे रहे थे, अचानक उनको प्रदेश में का सबसे बड़ा शहर और सबसे वाइब्रेंट शहर इंदौर जैसे शहर का महापौर बनाने के लिए पुष्यमित्र भार्गव को पार्टी ने चांस लिया, चॉइस थी। वैसे भी गौरव रणदीवे की यदि आप बात करोगे तो गौरव रणदीवे जो है कोई नया नाम नहीं है, उसका भी एक लंबा करियर रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ज़माने से गौरव ने काफ़ी पॉलिटिकल अपनी आइडेंटिटी के लिए काफ़ी स्ट्रगल किया है और काफ़ी एक्टिव रहा है। और गौरव ने नगर अध्यक्ष बनने के बाद मुझे लगता है कि यदि मैं बात करूं कि मैं 25 साल से अनेक नगर अध्यक्षों को देख चुका हूं, मुझे लगा कि गौरव रणदीवे का नगर अध्यक्ष का टर्म मुझे सबसे ज़्यादा एक रिमार्केबल लगता है सर। मतलब इसलिए कि उस पीरियड में 2 लोकसभा और विधानसभा के चुनाव भी आते हैं और बाई इलेक्शंस भी होते हैं, तो 3 चुनाव के अंदर गौरव का परफॉर्मेंस जो है आउटस्टैंडिंग रहा। बाई इलेक्शन इसलिए कह रहा हूँ कि जब सरकार गिर गई थी कोविड के बाद, कमलनाथ जी की सरकार गई, तो उस समय जब बाई इलेक्शंस का इंदौर का भी एक इलेक्शन सांवेर का बन रहा था, ठीक है, तो गौरव का परफॉर्मेंस मुझे ठीक लगा। तो एक आपने कहा पीढ़ी परिवर्तन में इसका भी एक अच्छा, मतलब देखा जाए तो अच्छा फेस वैल्यू है, एनर्जेटिक लड़का है। फिर आपने सावंत सोनकर की बात की, तो प्रकाश सोनकर के परिवार से सावंत सोनकर की एक लेगेसी काम कर रही है और उसका भी अपना एक पॉलिटिकल पोजीशन है, उसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। एकलव्य गौड़ की आपने बात की, तो एकलव्य गौड़ भी आप देखिए, क्योंकि लखन दादा के पुत्र हैं और मालिनी गौड़ के पुत्र हैं, तो एक गौड़ सरनेम होने की आइडेंटिटी तो बनती है, उसका वैल्यू एडिशन और एडवांटेज मिल जाता है। आप भले ही सक्रिय कम हो, हिंदुत्व की राजनीति करते हो, लेकिन आपको एक पॉलिटिकल माइलेज मिलने लगता है, क्योंकि आपके परिवार का आपकी माँ इंदौर की विधायक हैं और महापौर भी रहे हैं, और पिताश्री जो हैं एक बड़े तटस्थ हिंदुत्व के पुरोधा रहे हैं इंदौर की राजनीति में। तो लखन गौड़ के पुत्र एकलव्य गौड़ को भी एक एडवांटेज तो मिल ही जाता है पॉलिटिकली, कि कितना आगे बढ़ते हैं वो उनके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, लेकिन काउंटिंग से तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब एक निशांत खरे, डॉक्टर निशांत खरे का नया नाम भी आप देखिए, आप सामने है। निशांत खरे को भी प्रदेश में उपाध्यक्ष बना गया है। निशांत खरे को हम कोविड के पहले तो नहीं जानते थे, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, कोविड के पहले तो मैं नहीं जानता था डॉक्टर निशांत खरे कौन है। संघ में हुआ करते थे, संघ से फिर भारतीय जनता पार्टी में आए और ट्राइबल सीटों पे उन्होंने अच्छा काम शुरू किया। तो अब देखिए, ट्राइबल पे निशांत खरे ने एक लंबा स्टडी किया और अनेक क्षेत्रों में जाके, चाहे वो अन्य राज्य भी हो, मध्य प्रदेश के चुनाव में भी ट्राइबल सीटों की अच्छा ज्ञान, अच्छी इक्वेशन जितना मुझे लगता है निशांत जी को है, शायद किसी अन्य राजनेता का नहीं होगा, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। बहुत गंभीर है, सरल है और बहुत ही अंदर तक स्टूडियस हैं, अंदर तक हर बात को समझते हैं और कई जगह इक्वेशन पर काम करते हैं। तो निशांत जी एक बड़े संजीदा व्यक्ति इस मामले में। 2 नाम पर और बात करना चाहूँगा, दीपक जैन टीनू और पुष्यमित्र भार्गव। ये भी भविष्य के हिसाब से देखा जाए तो आने वाली पीढ़ी के नेतृत्वकर्ता हो सकते हैं। जी देखिए, पुष्यमित्र भार्गव तो अब आइडेंटिटी क्राइसिस उनकी रही नहीं है। मैं जैसा कि मैंने कहा कि पीढ़ी परिवर्तन के दौर का शुरुआत जो है, श्री गणेश भी कह सकते हो, तो आकाश विजयवर्गीय को जब टिकट मिला था 3 नंबर विधानसभा से, तब से हो चुका था कि आकाश विजयवर्गीय जब इंदौर से विधायक बने तो एक माना जा रहा था। देखिए, 2 अलग अलग बातें हैं, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकता। नेता पुत्र होने का एडवांटेज घर बैठे मिलता है, फिर वो चाहे कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र हो, चाहे मालिनी गौड़ के पुत्र हो। जहाँ आपके पास सरनेम गौड़ और विजयवर्गीय जुड़ जाता है
तो उसका घर बैठे एडवांटेज तो आपको मिल ही जाता है। ऊपर दिल्ली से लेकर भोपाल तक कवायद शुरू हो जाती है कि हमारे बच्चे को कैसे एडजस्ट किया जाए। तो उसी श्रेणी के अंदर आकाश विजयवर्गीय को भी उस समय एडजस्ट किया गया था। पर चूंकि आकाश विजयवर्गीय महू में मेहनत कर रहे थे उस पीरियड के अंदर, तो उनको लगा कि पॉलिटिकली ये बच्चा ठीक है, इस हिसाब से इंदौर 3 नंबर विधानसभा से उसको टिकट मिला और आकाश जीत के भी उसने बहुत अच्छा काम भी किया। आकाश ने एक अच्छी टीम भी खड़ी करी, युवाओं की अच्छी टीम खड़ी करी। और मुझे लगता है आज 3 नंबर विधानसभा में आप सर्वे कर लो गोलू शुक्ला के पहले, तो व्यक्ति ये कहेगा नहीं आकाश ने अच्छा काम किया। एक तो सौम्य चेहरा है, सरल है, विनम्र है, और कैलाश जी का पुत्र होने के कारण उसमें कई गुण तो है जो खानदानी गुण होते हैं, वो तो उसमें देखने को मिलते ही है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है आकाश विजयवर्गीय उस समय जब आ गए वो भी पीढ़ी परिवर्तन का दौर था। फिर अब हम पुष्पमित्र की बात करते हैं तो महापौर रह लिए हैं इंदौर के। तो महापौर मतलब एक लोकसभा से भी बड़ा ओहदा माना जाता है क्योंकि प्रथम नागरिक होने के कारण। तो मुझे लगता है पुष्पमित्र भार्गव एक एनर्जेटिक हैं, प्लस टैलेंटेड है, एजुकेटेड हैं, यंग हैं, उसका एडवांटेज भी आपकी पर्सनैलिटी को तो मिलता ही है। ये मैं पर्सनैलिटी की बात कर रहा हूँ। पर्सनैलिटी और परफॉर्मेंस में फ़र्क होता है, ध्यान रखिएगा आप कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर पाते हो। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपकी पॉलिटिकल स्किल के ऊपर। आप कितने लोगों से बुराई मोल लेने में क्षमता रखते हो, कितना आपका गवर्नेंस पे होल्ड है, कितना आप विषयों को समझते हो, और कितना आप किसी बात पर तटस्थ रहते हो। ये डिपेंड करता है आपकी पर्सनैलिटी पे। आप नेता हो ये अलग पार्ट है, पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितना आउटस्टैंडिंग हो। तो महापौर जी के साथ भी एडवांटेज है कि महापौर खुद इस शहर, इतने बड़े शहर के प्रथम नागरिक की भूमिका में हैं, तो उनका पॉलिटिकल करियर भी स्टार्ट हुआ है। अभी आपने दीपक जैन टीनू की बात करी, एक बहुत ही सौम्य सरल चेहरा है, बहुत ही जिसको कहते हैं ना, बहुत मतलब जिसको कहते हैं एक बहुत ही इजी गोइंग, बहुत ही उसको कहते हैं एक कैसे समझाऊँ आपको कि दीपक का सबसे बड़ी क्वालिटी एक तो बहुत सौम्य है और बहुत हम्बल है। तो दीपक के साथ सबसे बड़ा एडवांटेज बहुत हम्बल है, विनम्र है वो लड़का। तो जब विनम्रता आपके अंदर होती है ना, तो कई चीज़ें आपको लोगों को कनेक्ट करने के अंदर बहुत इजी गोइंग हो जाता है। प्लस कोई न्यूसेंस नहीं है उस लड़के की। इतने समय से पॉलिटिक्स में हम उसको देख रहे हैं, कोई न्यूसेंस नहीं है। जब न्यूसेंस नहीं होती है तो जिसकी, तो अपने आप उसके मार्क्स बढ़ने लगते हैं। मीडिया का काम भी उन्होंने इंदौर जैसी मीडिया के साथ देखा, प्रदेश की बॉडी में भी रहे हैं, लोकसभा में कोऑर्डिनेशन कमेटी में भी रहे हैं, और उनके भोपाल में अच्छा अपने आप में संबंध है, दिल्ली में भी कई अच्छे संपर्क हैं। तो ये भी पीढ़ी परिवर्तन में दीपक जैन टीनू को इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे वो 1 नंबर विधानसभा से कंटेस्टेंट माने या अन्य विधानसभा में माने। अभी निगम मंडलों की भी नियुक्तियां होनी है, तो ये देखा जा सकता है किसको कौन से चेहरे को एडजस्ट किया जा सकता है। एक नाम आपको मैं और से ऐड करता हूँ उसके अंदर, नानूराम कुमावत। नानूराम कुमावत भी शहर का एक पॉलिटिकल बड़ा फिगर है। उसको आप ओबीसी कास्ट के कारण भी उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, वो एक बड़ा चेहरा है। और आने वाले समय में ये इस नाम के इर्द गिर्द भी आपको कोई राजनीति देखने को मिल सकती है। आप शायद एक चीज़ भूल रहे हैं, वो आपको उसको जिक्र करना चाहिए कि मतलब ये जो मध्य प्रदेश की राजनीति या इंदौर की राजनीति में जो परिवर्तन का दौर चल रहा है, उस पीढ़ी परिवर्तन के दौर के अंदर आप 1980 के दशक के जो राजनेता थे, वो मोर और लेस 2025 चल रहा है, तो 45 साल की राजनीति हो जाती है। तो अपने वारिस खड़े कर रहे हैं वो किसी न किसी रूप के अंदर। जिनके गॉडफादर है उनको एडवांटेज मिल जाता है, जिनके गॉडफादर नहीं है उनको संघर्ष करना पड़ता है। गोलू शुक्ला वर्तमान में विधायक भी हैं जी, और भविष्य के हिसाब से पहला टर्म है विधायक का, तो आने वाले समय में भी वे पार्टी का नेतृत्व करेंगे और इसी तरह मुझे लगता है कि युवाओं की टीमें आगे बढ़ती रहेगी। देखिए, गोलू शुक्ला मतलब पार्षद का चुनाव भी लड़े थे और उस टाइम शायद चुनाव हार गए थे, जो मेरी जानकारी में, ठीक है। और विधानसभा का टिकट उनको 3 नंबर से मिला, 1 नंबर विधानसभा के रहने वाले हैं, 3 नंबर से टिकट मिला। ये सबके लिए आश्चर्यजनक था ही, पर जो कि जब एक बार टिकट मिल जाता है और भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिल जाता है, और 3 नंबर विधानसभा मोर और लेस जो है व्यापारियों का क्षेत्र है, और व्यापारी मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो उसका एडवांटेज भी मिल जाता है। तो जब आप टिकट मिल जाता है, विधायक बन जाते हो, तो चेहरा तो आपका स्टेब्लिश हो ही जाता है। फिर डिपेंड करता है कि आपके खुद के कर्म कैसे हैं, कि आप कितना अच्छा उसको आगे कैरी ऑन कर सकते हो। 3 नंबर विधानसभा का जिक्र चल रहा है, तो मैं एक नाम लेना और जरूर चाहूँगा कि भारत मथुरा वाला एक ऐसा नाम है जो एक वहाँ की उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मतलब फेडरेशन के अंदर व्यापारियों के अंदर अच्छी पेट रखता है। और यदि आप 3 नंबर विधानसभा में जाओगे तो उस व्यक्ति की अपने होल्ड हैं, और चाहे वो दूध संघ के माध्यम से हो, चाहे व्यापारी संगठन के माध्यम से हो, वो एक अच्छा नाम है जिसकी भारतीय जनता पार्टी को व्यापारी एंगल से बड़ी मदद मिलती है। पीढ़ी परिवर्तन के दौर के तमाम सारे नेताओं को लेकर हमने बातचीत की है, और मुझे लगता है कि ये जो नेता हैं भविष्य के भाजपा के नेता हैं। इंदौर में प्रदेश की राजनीति और शहर की राजनीति में जो संगठन में नियुक्तियां हुई उसको लेकर भी हमने अच्छी बात की है।
राजा भाई, लेकिन एक विवाद जो अभी नगर निगम और अधिकारियों के बीच, नगर निगम के नेताओं, शहर के नेताओं और अधिकारियों के बीच हुआ, वो थोड़ा सा कुछ अजीब सा ही लग रहा है। क्या कहते हैं इसको लेकर? नहीं, अजीब नहीं है। इसमें सीधी सीधी बात यह है कि मुझे लगता है कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, लिख भी चुका हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ आपके सामने कि नगर निगम आयुक्त महोदय जो इंदौर में आए हैं, ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के विशेष कृपा पात्र स्नेही पात्र हैं। तो उनको थोड़ी ये गलतफहमी रही होगी शुरुआती दिनों में कि मैं जैसे पहले एक्स जगह डीएम था, तो डीएम की श्रेणी में मैं यहाँ निगम आयुक्त की भूमिका में काम करूँ। तो डीएम में आपको आदेश केवल जारी करने होते हैं, उसका पालन नीचे के लोगों को, एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों को करना होता है। कॉरपोरेशन एक डिफरेंट यूनिट है। कॉरपोरेशन में आपके 85 पार्षद इस शहर में हैं, वो अपने अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होते हैं। उनको यदि आप कॉन्फिडेंस में नहीं लेते हो तो फिर आप ये मान के चलिए, हालांकि उन्होंने महापौर को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, इसी कारण तो फिर ये इतना विवाद हुआ। मुझे पहली बार ऐसा सुनने में आ रहा है, देखने में आ रहा है कि परिषद के लोग, परिषद के सदस्य थाने में बैठ रहे हैं और नगर निगम आयुक्त के खिलाफ एफआईआर हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय जनता पार्टी की परिषद, भारतीय जनता पार्टी का महापौर, भारतीय जनता पार्टी के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, और सारी रात हंगामा चलता है। ये सामान्य बात है क्या किसी निगम आयुक्त और उसकी पूरी टीम को लेकर? तो एक कोऑर्डिनेशन की कमी थी। कोऑर्डिनेशन की कमी होने के कारण महापौर ने मोर्चा खोला, जनप्रतिनिधियों ने मोर्चा खोला और फिर बात थाने पे लगी रही। थाने सारी रात दोनों खिलाफ एफआईआर हुई, निगम के अफसरों के खिलाफ हुई, निगम के अफसरों ने जनप्रतिनिधियों के खिलाफ एफआईआर कराई। तो सामान्य बात नहीं है ये। इंदौर में जो कुछ हुआ है ये कोई सामान्य घटनाक्रम नहीं है, लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन की कमी है ये, और उसके लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार हैं, चाहे वो महापौर की टीम हो या निगम आयुक्त की टीम हो, कि इनमें सही कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं है, सामंजस्य क्यों नहीं है कि इस लेवल पे आपके थाने घेरने पड़े। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर शहर में अधिकारियों और नेताओं के बीच तालमेल नहीं होगा तो उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा। हमने तमाम सारे मुद्दों पर बात की है और उम्मीद है कि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी और राजा शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। थैंक यू भैया।